हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स सेशन में। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रतियोगिता दर्पण का जो मंथली मैगजीन आता है करंट अफेयर्स का, उसे अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। एंड पिछला 2 क्लास आया है मई करंट अफेयर्स का, एंड ये मई का दिया हुआ है करंट अफेयर्स। डैट मीन्स इसमें जो भी घटनाएँ होंगी वो 2 मंथ पहले की होंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में निर्माणाधीन विध्वंसक युद्धपोत तवास्य का जलावतरण। ठीक है, तो शिपयार्ड मतलब क्या होता है आप सबको पता है। शिप का यार्ड, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे जहाज रहते हैं, वहाँ पे उनकी मरम्मत होती है या फिर उनका निर्माण होता है वहाँ पे। तो ये जो है इसका नाम है इस युद्धपोत का तवास्य। रूस से अनुबंधित क्रिवाक श्रेणी के 4 स्टील्थ फ्रिगेट्स के चौथे अंतिम युद्धपोत तवास्य, जो कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में निर्माणाधीन है, का जलावतरण 22 मार्च 2025 को गोवा में किया गया। नौसेना के अधिकारियों और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की उपस्थिति में यह जलावतरण श्री सेठ की धर्मपत्नी नीता सेठ ने किया। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि क्रिवाक श्रेणी के जो 4 स्टील्थ फ्रिगेट्स के जो चौथा व अंतिम युद्धपोत है उसका नाम क्या है, तो तवास्य। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। विभिन्न परीक्षणों के पश्चात यह युद्धपोत 2026 के अंत तक नौसेना को सौंपे जाने की संभावना है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में निर्माणाधीन 3,800 टन से अधिक विस्थापन व जबरदस्त मारक क्षमता वाले इस युद्धपोत तवास्य को यह नाम महाभारत के महाबली भीम की गदा के नाम पर दिया गया है। तो तवास्य नाम क्यों दिया गया है, तो ये महाभारत के जो महाबली भीम थे उनकी गदा का नाम था तवास, तो उन्हीं के नाम पर इस युद्धपोत का नाम जो है वो तवास्य दिया गया है, जो कि क्रिवाक श्रेणी का चौथा व अंतिम युद्धपोत है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रिवाक श्रेणी के 6 युद्धपोतों के पश्चात 4 और युद्धपोतों के लिए रूस के साथ भारत ने अंतर सरकारी समझौता अक्टूबर 2016 में किया था। इनमें से 2 युद्धपोत तैयार हालत में किए जाने थे। यहाँ पे शायद जबकि 2 का निर्माण रूसी सहायता से ही गोवा में किया जाना था। गोवा में बनने वाले 2 युद्धपोतों के निर्माण के लिए रूस की रोसोबोरन एक्सपोर्ट के साथ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर नवंबर 2018 में किया था तथा भारतीय रक्षा मंत्रालय व जीएसएल के बीच इसके लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर जनवरी 2019 में किए गए थे। इन समझौतों के तहत जो 2 युद्धपोत रूस से तैयार हालत में किए जाने थे, इनमें से पहला INS तुसील, जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, 9 दिसंबर 2024 को रूस में ही कालिनिनग्राद में भारतीय नौसेना को सौंपा गया था तथा यह युद्धपोत 14 फरवरी 2025 को ही अपने तैनाती स्थल कारवार पहुंचा था। ठीक है, तो जो पहला था वो था INS तुसील, ठीक है, जो कि रूस में ही तैयार किया गया था। और इस श्रेणी का जो दूसरा युद्धपोत था तमाल, जो जून 2025 में भारतीय नौसेना को सौंपे जाने की संभावना है। इस श्रेणी के तीसरे गोवा शिपयार्ड में बनने वाले पहले युद्धपोत त्रिपुट का जलावतरण जुलाई 2024 में हुआ है तथा दूसरे युद्धपोत तवास्य का जलावतरण अब मार्च 2025 में हुआ है। इनमें पहला त्रिपुट अगले वर्ष 2026 में तथा दूसरा तवास्य उसके 6 माह पश्चात नौसेना को सौंपे जाने की संभावना है। तो इसमें 4 युद्धपोत की बात की गई थी रूस के साथ, जिसमें जो 2 युद्धपोत है, एक है तमाल और एक है तुसील। तो ये दोनों दोनों का निर्माण रूस में ही होना था। और जो 2 है जिसका कि निर्माण गोवा में हो रहा था रूस की सहायता से, उसका नाम है तवास और त्रिपुट, जिसमें पहला है त्रिपुट और दूसरा है तवास्य। ठीक है, आगे देखते हैं। इन चारों युद्धपोतों में यूक्रेन में निर्मित इंजन लगाए गए हैं तथा यह चारों स्टील्थ तकनीक से लैस है, जिससे इनकी पहचान मुश्किल होती है। अच्छा, इन चारों युद्धपोतों में जो इंजन है वो यूक्रेन में निर्मित है। ठीक है, तथा यह चारों स्टील तकनीक से लैस है, जिससे इनकी पहचान मुश्किल होती है। गोवा शिपयार्ड में निर्माणाधीन तवास्य युद्धपोत में 56% से अधिक स्वदेशी कलपुर्जे लगाए गए। ठीक है, 56% से जो अधिक है इसमें स्वदेशी कलपुर्जे लगाए गए तथा ब्रह्मोस मिसाइल, टारपीडो लॉन्चर व अन्य आधुनिक नियंत्रण प्रणालियों से लैस होने के कारण इसकी युद्धक क्षमता और भी अधिक खतरनाक होगी। वस्तुतः गोवा में बनने वाले इन दोनों युद्धपोतों को पानी की सतह, पानी के नीचे व हवाई युद्ध अभियानों के दौरान सफलता के साथ तबाही मचाने के लिए डिजाइन किया गया। तो ये पानी की सतह, पानी के नीचे व हवाई युद्ध, ठीक है,
तीनों जगह ये तबाही मचा सकता है। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। मचा नहीं सकता, तबाही मचाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, वो है अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों की डॉकिंग के पश्चात उनकी अनडॉकिंग में भी इसरो को सफलता, स्पेडैक्स मिशन सफल। सबसे पहले तो ये एक मिशन है स्पेडैक्स मिशन, ठीक है। ये एक मिशन है स्पेडैक्स मिशन, जिसमें क्या है कि 2 उपग्रहों की डॉकिंग के पश्चात उनकी अनडॉकिंग की 2 उपग्रहों की डॉकिंग के पश्चात उनके अनडॉकिंग के लिए ये मिशन है। डॉकिंग एंड अनडॉकिंग मीन्स ये होता है कि 2 उपग्रह जो है वो पहले आपस में जुड़ेंगे, इसके बाद फिर वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का 30 दिसंबर 2024 को प्रक्षेपित स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडैक्स मिशन ने अपनी पूर्ण कामयाबी 13 मार्च 2025 को उस समय प्राप्त की जब इस एक्सपेरिमेंट के तहत 2 उपग्रहों को आपस में जोड़ने तथा उन्हें वापस अलग करने का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस मिशन का नाम आपको सबको याद रखना है स्पेडैक्स मिशन, ठीक है, जो कि इसरो द्वारा 30 दिसंबर 2024 को प्रक्षेपित किया गया था स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें क्या है तो 2 उपग्रह को आपस में जोड़ने तथा उन्हें वापस अलग करने के लिए, और ये सफलता कब प्राप्त की गई थी 13 मार्च 2025 को ये डेट है, ठीक है। इससे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना, गगनयान व चंद्रयान 4 सहित भविष्य के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों को संपन्न करने की दिशा में मार्ग प्रशस्त हुआ है। स्पेडैक्स मिशन के तहत इसरो ने 220 किग्रा वजन के 2 उपग्रहों HDX-01 चेजर तथा HDX-02 टारगेट का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV 660 के जरिए 30 दिसंबर 2024 को किया गया था। ये जो 2 उपग्रह हैं इनका नाम क्या है, तो पहला का नाम है HDX-01 चेजर तथा दूसरा का नाम है HDX-02 यानी कि टारगेट, और दोनों का जो वजन है वो है 220 किलोमीटर। HDX-01 एक सेटेलाइट है जिसका वजन है 220 किलोमीटर, एंड HDX-02 ये भी एक सेटेलाइट है जिसका वजन है 220 किलोमीटर, ठीक है। तो इन्हीं दोनों उपग्रहों की डॉकिंग एवं अनडॉकिंग की बात की गई है, जो कि मिशन है स्पेडैक्स मिशन, ठीक है। आगे देखते हैं। इन दोनों उपग्रहों को इसका प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था, तो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन से, जो इसका था PSLV C60 के जरिए। जो लॉन्च व्हीकल है वो है PSLV C60, ठीक है। जो लॉन्च व्हीकल है वो है PSLV C60 के जरिए किया गया था। कब, तो 30 दिसंबर 2024 को किया गया था, ठीक है। इन दोनों उपग्रहों को 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर वृत्ताकार लो ऑर्बिट कक्षा में एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थापित किया गया था। ठीक है, ऊंचाई क्या थी, तो 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इस मिशन के तहत पहले दोनों उपग्रहों को एक साथ डॉकिंग करनी थी, यानी कि जोड़ना था, जिसके पश्चात इनकी अनडॉकिंग करनी थी, यानी कि इनको अलग करना था। इस परीक्षण का डॉकिंग का चरण 16 जनवरी 2025 को पूरा करने में सफलता इसरो ने प्राप्त की थी। इस परीक्षण के अगले चरण में दोनों उपग्रहों की अनडॉकिंग 13 मार्च 2025 को संपन्न की गई। अनडॉकिंग यानी कि एक दूसरे से अलग किए जाने, वही अलग करना के पश्चात दोनों उपग्रह HDX-01 चेजर व HDX-02 टारगेट अब स्वतंत्र रूप से वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। अनडॉकिंग की उपलब्धि हासिल करने के पश्चात इन उपग्रहों के साथ कुछ अन्य प्रयोग करने की इसरो की योजना है। स्पेडैक्स मिशन की कामयाबी भारत के भावी अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भविष्य में चंद्रमा से नमूने लाने, गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री भेजने तथा अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए डॉकिंग व अनडॉकिंग की विशेषज्ञता आवश्यक होगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, एक मिनट। अगला टॉपिक है हमारा 2024-25 के लिए महिलाओं की सीनियर क्रिकेट टीम हेतु 16 खिलाड़ी अनुबंधित। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने भारत की महिलाओं की सीनियर टीम के लिए 2024-25 के लिए 1 अक्टूबर 2024 से 30 दिसंबर 2025 के लिए वार्षिक कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा 24 मार्च 2025 को की है। महिलाओं की सीनियर टीम के लिए इस वर्ष के लिए 16 खिलाड़ियों के लिए अनुबंध की घोषणा BCCI ने की है। टोटल कितने प्लेयर हैं, तो 16 प्लेयर हैं। पिछले वर्ष 2023-24 के लिए 17 महिला खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया था।
ठीक है। लेकिन 2024 टू 25 के लिए 16 खिलाड़ी हैं। 2024-25 के लिए जिन 16 खिलाड़ियों को अनुबंधित किया गया है उनमें से 3 को ए ग्रेड में, 4 को बी ग्रेड में तथा 9 खिलाड़ियों को सी ग्रेड में अनुबंधित किया गया। ए ग्रेड में 50-50 लाख, बी ग्रेड में 30-30 लाख तथा सी ग्रेड में 10-10 लाख की सालाना राशि महिला क्रिकेटर्स को प्रदान की जाती है। ठीक है। अच्छा, ये एक याद रखने योग्य इसमें बात है कि ए ग्रेड में जो भी महिलाएं होती हैं उनको यहाँ पे 50 लाख, बी ग्रेड में 30 लाख तथा सी ग्रेड में 10-10 लाख की सालाना राशि महिला क्रिकेटर्स को प्रदान की जाती है। ठीक है। पुरुष खिलाड़ियों के लिए 4 श्रेणियों में सालाना कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई द्वारा किया जाता है तथा इन खिलाड़ियों को ए ग्रेड में 7 करोड़, ए ग्रेड में 5 करोड़, बी ग्रेड में 3 करोड़, अच्छा ए प्लस ग्रेड है, ए प्लस ग्रेड में 7 करोड़, ए ग्रेड में 5 करोड़, बी ग्रेड में 3 करोड़ तथा सी ग्रेड में 1-1 करोड़ सालाना अनुबंध के तहत प्राप्त होते हैं। 2024-25 के लिए सीनियर महिला टीम के लिए जिन 3 खिलाड़ियों को ए ग्रेड अनुबंधित किया गया उनमें हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना और दीप्ति शर्मा शामिल है। ए ग्रेड में 2023-24 के लिए भी यही तीनों खिलाड़ी अनुबंधित थे। आगे देखते हैं बी ग्रेड में 4 खिलाड़ी रेणुका ठाकुर, जेमिमा रॉड्रिगेज, ऋचा घोष व शेफाली वर्मा को 2024-25 के लिए बीसीसीआई ने अनुबंधित किया है। पिछले वर्ष ग्रेड बी में शामिल रही राजेश्वरी गायकवाड़ अपना यह कॉन्ट्रैक्ट बरकरार नहीं रख सकी। 2024-25 के लिए सी ग्रेड में अनुबंधित 9 खिलाड़ियों में यास्तिका भाटिया, राधा यादव, श्रेया पाटिल, तितास साधु, अरुंधति रेड्डी, अमनजोत कौर, उमा छेत्री, स्नेह राणा और पूजा वस्त्राकर शामिल है। इनमें श्रेया पाटिल, तितास साधु, अरुंधति रेड्डी, अमनजोत कौर व उमा छेत्री को जहां पहली बार अनुबंधित खिलाड़ियों के स्थान मिला है, वहीं राजेश्वरी गायकवाड़ के अतिरिक्त हरलीन देओल, सबमिनेनी मेघना सिंह, देविका वेद व अंजलि सरबानी भी अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बचा सकी। तो इतने सारे नेम वगैरह नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है। यह पंक्तियां लिखे जाने तक पुरुष खिलाड़ियों के लिए 2024-25 के लिए अनुबंध बीसीसीआई द्वारा जारी नहीं किए गए थे। पिछले वर्ष 2023-24 के लिए 30 खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने अनुबंधित किया था। इनमें से 4 खिलाड़ी ए प्लस ग्रेड में, 6 ए ग्रेड में, 5 बी ग्रेड में तथा 15 खिलाड़ी सी ग्रेड में अनुबंधित किए गए थे। हालांकि इससे कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, उम्मीद कम ही है, फिर भी आप लोग माइंड में रखिएगा। हाँ, अगला टॉपिक है हमारा 1 दशक में इसरो द्वारा 393 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 1 दशक यानी कि 10 वर्ष, यानी कि पिछले 10 वर्ष में इसरो द्वारा 393 विदेशी सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, विदेशी सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया। अच्छा, आपको पता है इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, यानी कि इससे भारत को क्या फ़ायदा होता है कि वो विदेशी सैटेलाइट का प्रक्षेपण करता है। तो देखिए, हमारे पास लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, अब हमारे पास लॉन्च व्हीकल है और हम विदेश की जो सवारी है ये सैटेलाइट, उसको हम उसके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, हमें पैसे मिलते हैं। तो इसके लिए पैसे मिलते हैं तो हमें ये फ़ायदा होता है, यानी कि भारत को ये फ़ायदा होता है कि वो अपना लॉन्च व्हीकल देता है और जो विदेशी मुद्रा है वो हमारे पास आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने के साथ साथ इस क्षेत्र में व्यावसायिक सफलताएं भी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने प्राप्त की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अंतरिक्ष विभाग द्वारा गत 12 मार्च को लोकसभा में बताया गया कि जनवरी 2015 से दिसंबर 2024 तक के 10 वर्षों की अवधि में 393 विदेशी उपग्रहों और 3 भारतीय ग्राहक सैटेलाइट का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण इसरो द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय उपभोक्ताओं के 3 उपग्रह भी व्यावसायिक आधार पर अंतरिक्ष में स्थापित किए गए। यह व्यावसायिक प्रक्षेपण स्वदेशी प्रक्षेपण यानों PSLV, LVM-3 तथा SSLV प्रक्षेपण यानों के जरिए किए गए। ये जो है ये सारे लॉन्च व्हीकल हैं, PSLV, LVM-3 तथा SSLV प्रक्षेपण यानों के जरिए किए गए तथा इनसे $143 मिलियन विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। जैसा कि मैंने बताया कि इससे हमें क्या मिलता है, तो हम अपना लॉन्च व्हीकल देते हैं, उनका सैटेलाइट रहता है, उसे हम उनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं, तो इससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें ये फ़ायदा मिलता है। तो इन 10 वर्षों में कितना विदेशी मुद्रा प्राप्त हुआ है टोटल, तो $143 मिलियन विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतरिक्ष विभाग द्वारा बताया गया कि संदर्भित दशक 2015-24 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित 393 विदेशी उपग्रह 34 विभिन्न देशों के थे, यानी कि 34 अलग अलग देशों के थे। ठीक है, इनमें सर्वाधिक 232 उपग्रह अमेरिका के तथा 83 उपग्रह ब्रिटेन के थे। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा
ये टोटल 393 विदेशी उपग्रह को हमने पहुंचाया है। और उसमें से जो सबसे ज़्यादा है 232 उपग्रह अमेरिका से, एंड जो टोटल देश है विदेश है वो है 34 विभिन्न देशों के थे वो सारे उपग्रह, ठीक है। और उसमें सबसे ज़्यादा उपग्रह है अमेरिका का, यानी कि 232 उपग्रह, तथा 83 उपग्रह ब्रिटेन का था। इसके अतिरिक्त सिंगापुर से 19, कनाडा के 8, दक्षिण कोरिया के 5, लग्जमबर्ग व इटली के 4, जर्मनी, बेल्जियम, फिनलैंड व फ्रांस के 3, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जापान, इजराइल व स्पेन के 2, तथा ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात व ऑस्ट्रेलिया का 1 उपग्रह इसमें शामिल है। ज्ञातव्य है कि छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करने के लिए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान का विकास इसरो द्वारा किया गया है। इसके जरिए 500 किलोग्राम तक के वजन वाले उपग्रहों को कम लागत पर ही निचली कक्षा में स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। तो जो इसरो द्वारा जो ये लॉन्च व्हीकल्स हैं जो निर्माण किया गया है, इसके जरिए 500 किलोग्राम तक के वजन वाले उपग्रह को कम से कम लागत पर निचली कक्षा में स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।